नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश चौधरी। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की राजनीति में एक नहीं बल्कि असंख्य युवा इस समय उभर कर सामने आए हैं। बात अगर 10 साल 11 साल पीछे जाकर करूं तो कुरुक्षेत्र के लोगों को एक चेहरा याद होगा, गौरव शर्मा गौरी। 2010 के थानेसर नगर परिषद के चुनावों में ये चेहरा एकदम राजनीतिक में उभर कर सामने आया था। उसकी एक मुख्य वजह ये थी कि कम उम्र में पढ़ा लिखा एक युवा चेहरा जब राजनीतिक धुरंधरों को हराकर पार्षद बनता है तो वो एक राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाता है। तो गौरव शर्मा गौरी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। ये वही शख्स है, वही युवा है जिन्होंने 2010 के चुनावों में, नगर परिषद के चुनावों में युवा शक्ति को राजनीति में पदार्पण का परिचय देते हुए न केवल जीत हासिल कर युवा पढ़े लिखे पार्षद होने का गौरव हासिल किया, गौरव अपने नाम के अनुरूप गौरव शर्मा गौरी 5 साल लगातार पार्षद रहे, अपने वार्ड की समस्याओं को लगातार उठाते रहे, वार्ड वासियों की समस्या के समाधान में लगे रहे और कांग्रेस पार्टी की युवा कांग्रेस में विभिन्न पदों पर भी सत्तासीन रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है, जब इनसे कांग्रेस से जुड़ी, थानेसर नगर परिषद से जुड़ी और अन्य कई विषयों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार गौरव जी। सर बड़ी गौरव जी, मैं जानना चाहूंगा कि 2010 में आप पार्षद बने थे, 5 साल आप लगातार पार्षद रहे, आपने खूब काम किए। 2015 से लेके 21 तक आप एकदम से कुरुक्षेत्र की राजनीति में गायब हो गए। उसकी कहाँ गायब हुए थे आप? देखिए सर, मैं आपको सच्चाई के तौर पर बताना चाहता हूँ कि मैं 2015 तक के नगर पार्षद भी रहा हूँ। तो इसके साथ मैं 2012 में युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना था जी। तो बड़े लेवल पे युवा कांग्रेस का पूरी 9 असेंबली में चुनाव हुआ था और मैंने बड़े अच्छे तरह से रणदीप सुरजेवाला का आदमी थे जी पार्टी, तो मैंने उनको बड़े अच्छे मार्जिन से हराया और मैंने 9 की 9 असेंबली में पूरी मैंने जीत हासिल की थी। तब भी तो जैसे आप 2012 में कांग्रेस के पद पर मिले, उस समय आप पार्षद भी थे, तो पार्टी के साथ पार्षद के काम में कहीं फर्क पड़ा था? कहीं फर्क पड़ता है क्योंकि एक जिम्मेवारी मेरे पास ज्यादा थी। नगर पार्षद होने के बाद में जब मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना तो जिम्मेवारी थोड़ा ज्यादा थी पार्टी की, क्योंकि 13 के बाद 14 के बाद हमारी एक तो पार्टी हरियाणा से भी और स्टेट प्रदेश में भी और देश में से चले। तो कई वार्ड के लोगों को ये तो लगा कि हमने गलत इंसान को पार्षद बना देंगे, अब तो ये और पद पे जिम्मेवारी ले ली इसने और हमारे काम नहीं करवा रहे। आप तो मतलब काम करवाते रहे कि नहीं करवाते? मैं काम करवाता रहा, लेकिन मैं लोगों को पहले ही बोल के आया था, उनका आशीर्वाद लेके आया था कि आप लोगों ने मेरे को नगर पार्षद बनाया है और मैं एक ऐसा पौधा हूँ, युवा युवा आपने मेरे को एक नए लड़के को बनाया है, आप मेरे को पानी सींचने का काम करो, मैं आपकी पीठ कभी लगने नहीं दूंगा। जब मैं युवा कांग्रेस अध्यक्ष बना उसके बाद में फिर मैं प्रदेश का महासचिव भी बना जी। उसके बाद मतलब युवा कांग्रेस में प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं और मैं कई स्टेट में इंचार्ज भी रहा उसी टाइम में। 2013 में मैं राजस्थान में इंचार्ज रहा, 2014 में मैं उत्तर प्रदेश में भी इंचार्ज, राहुल जी के वहाँ पे भी मैंने 40-45 दिन काम किए। तो गौरव, जैसे अगर कांग्रेस की बात चली है, युवा कांग्रेस की बात चली है, युवाओं का राजनीति में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कहें या एंट्री कहें, उनकी पूरी भागीदारी हो चुकी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि युवा शक्ति जो है देश की दिशा और दिशा बदलने का काम कर रही है। तो ऐसे में क्या वजह है कि पिछले इन 10 सालों में, 7 साल से कांग्रेस भाजपा जिस प्रकार से प्रदेश और केंद्र में सत्तासीन है, असंख्य कांग्रेस के युवाओं का या बड़े बड़े नेताओं जो है जिन्होंने पार्टी बदली है, भाजपा में शामिल हो गए, तो आपकी क्या वजह है कि आप अभी तक कांग्रेस में टिके हुए हैं? ऐसा आपको क्या नजर आया कांग्रेस में अपना भविष्य? आप शायद मेरी यानी कि पारिवारिक वो संबंध जानते हो कि मैं, मेरे नाना थे तो गांधी परिवार के पुरोहित रहे हैं, तो अच्छा। हमारा एक ऐसा सिस्टम रहा कि हम इस पार्टी को छोड़े कभी किसी और को वोट नहीं मिल सकते। परिवार मानते हैं, परिवार मानते हैं और एक हमें जो मान सम्मान ऊपर मिला है पार्टी ने। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हम, मेरे जैसे इंसान कोई परिवार में कोई पॉलिटिक्स में नहीं था, उसका मुझे बड़े बड़े पदों पर जो हुआ, लेकिन मैं जब भी कोई आज तक मेरे को पद मिला है, किसी ने चिट्ठी नहीं दी है, मेरे को जो भी पद मिला मैं चुनाव लड़कर जीत गया हूँ। चाहे नगर पार्षद का, यूथ कांग्रेस का, स्टेट महासचिव का, ये चुनाव में हमेशा जीत गया। तो गौरव जी, कहीं ये नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी इतने सालों से सत्ता से दूर है, कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है, मतलब हालांकि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, जबकि इतने बड़े बड़े नेता अलग अलग गुट है, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, कैप्टन अजय यादव हो, किरण चौधरी हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, कुलदीप बिश्नोई हो, कितने नाम है, कुमारी शैलजा हो, अलग अलग नाम, अलग अलग गुट, लेकिन पार्टी एक। तो अगर क्या यही कारण आप मानते हैं इस बात को, कहीं ना कहीं गुटबाजी की शिकार है कांग्रेस, जिसके कारण सत्ता से दूर है? मैंने कई सारी नेशनल एजुकेटिव अटेंड किए हैं दिल्ली में, तो वहाँ राहुल जी का कहना था कि एक प्रदेश में कम से कम 5 मुख्यमंत्री कैंडिडेट होने चाहिए जी। अगर 5 मुख्यमंत्री, यहाँ तो 7 है, यहाँ पे 7 है। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? मैं आपको बता रहा कि सभी 7 लोगों को ये सोचना चाहिए जब भी चुनाव आता है कि आप ऐसे लोगों को टिकट दिलाएं जो आपको
आप अपनी गुटबाजी जारी रखो, कुछ मर्जी करो, अपने लोगों को, ऐसे लोगों को टिकट दिलाओ ताकि वो जीत कर आए और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। कहीं ना कहीं आपको लगता है, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर कहीं 4 कांग्रेसी इकट्ठे बैठे होते हैं, चाहे वो सीनियर लीडर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे युवा हो, कहीं ना कहीं मन में एक मलाल होता है, यार वो टिकट का बंटवारा गलत हो गया, उस नेता ने अपने उन लोगों को टिकट दिला दी, उस नेता ने उनको दिला दी, अगर सही चुनाव होता तो और ये लोग जीत जाते हैं, सरकार हमारी होती। डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हो, हमारी 7, 8 या 10 सीटें ऐसी गलत तरीके से बटी है, अगर वो सही दिशा में जाती है और सही कहने के मुताबिक टिकट मिलता तो वो कांग्रेस की 31 सीट थी, कांग्रेस की सीट तो होती वहाँ 38, बीजेपी की जहाँ 40 है, बीजेपी की सीट आती 32। तो उस और जो आजाद उम्मीद और जो आजाद जीते पास वो हमारे साथ तरफ आते हैं, जिसकी मेजोरिटी होती है आजाद, उसके यहाँ चले जाते हैं। और एक दो चेहरे होते हैं मुख्यमंत्री के, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेहरे था हमारे, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, बहुत स्ट्रॉन्ग मुख्यमंत्री के लिए, अपने को संभाले बैठे। दूसरे की जगह खट्टर, तो खट्टर और अगर हुड्डा साहब को करते तो लोग हुड्डा साहब की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गुटबाजी, आप भी खुद आपने भी इस बात को स्वीकार किया, कहीं ना कहीं इस बात का मलाल है कि टिकटों का वितरण ठीक नहीं हुआ, तो कि ये जो गुटबाजी अभी भी चल रही है तो आने वाले सालों में बरकरार ही रहेगी जिस हिसाब से चल रहा है। देखो कांग्रेस एक बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ी पार्टी है। आपको याद होगा शायद, आपने मेरे बड़े अच्छे वो पेपर्स में मैंने कटिंग पढ़ी है अभी तक, और मैं उसको लेके ऊपर भी गया जब मैंने पार्टी को 2014 में जब मैं टिकट मांगा करता था, तो एक बहुत बड़ा वो था कि जब सीसी में मेरा नाम गया कांग्रेस पार्टी कमेटी में, और तब मैं मात्र 28-29 साल का लड़का था। जब मैं बताना चाहूंगा आपको कि गुटबाजी का क्या कारण होता है, तो युवा कांग्रेस की तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे बुलाया, आपको शायद पता ही है पूरी बात, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे बोला कि आपको जो टिकट मिल रही है वो इस कारण मिल रही है कि आपकी मेहनत के, आपको किसी नेता ने टिकट नहीं दिलाई है, तो आपको ये 7 युवा कांग्रेस को टिकट आ रही थी हरियाणा में, तो मेरा नाम था, मुझे उन्होंने खब्बिया से माला पहनाई, तो मैं सोच रहा था कि मुझे टिकट 100% मिलेगी। गुटबाजी का कारण हुआ जब मैं सीसी में भी मेरा और जलेश शर्मा जी का नाम रहेगा, तो तब भी कोई गुटबाजी हुई तो ऐसे, लेकिन 1 घंटे बाद टिकट चेंज हुआ है, तो मैं खुद सदब था कि टिकट पे उस टाइम मैंने बहुत मेहनत की थी, यानी हर गांव में प्रत्येक वार्ड में, और कुछ चाहे लोकदल पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी उसके बाद उभरी है, वो लोग भी अगर मेरे जैसे युवा को टिकट मिलते तो हम यहाँ से बहुत वोट लेते। तो इस समय हम कांग्रेस में किस भूमिका में है? बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी यूपी में भी चुनाव है पर 5 स्टेट में चुनाव है, तो युवा कांग्रेस, जब मैं युवा कांग्रेस थोड़ा बाहर आ गया, 35 साल से ऊपर हो गई मेरी, तो उसके बाद हम बड़ी कांग्रेस में मेरे को जैसे दिया हुआ पद मिला हुआ है, मुख्य राष्ट्रीय कांग्रेस में पंचायती राज के में हरियाणा का महासचिव। तो कोई पार्टी का मुझे जो मालूम है कि यूपी में ड्यूटी जरूर लगी, हमारी पंजाब में जरूर लगी, मुख्य तौर पे 2 ये एरिया ऐसे जहाँ पे हरियाणा के नजदीक भी पड़ते हैं, और पंजाब में जैसे पंजाब में पिछली बार 13 लोगों को युवा कांग्रेस को टिकट मिली, उसमें से 10 MLA बन कराए। तो हरियाणा में भी युवाओं को पार्टी ने प्रमुखता तो दी है? बिल्कुल दी है। तो अपना गौरव जी, जैसे इस समय नगर परिषद चुनाव भी है थानेसर में, कभी भी आ सकते हैं, कोरोना के कारण देरी हो रही है या अन्य कुछ कारण मान सकते हैं, तो इन नगर परिषद चुनावों में भी कहीं आप कोई सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं? मैं सक्रिय भूमिका में रहूंगा, और आपने थोड़ी देर पहले की बात की थी कि गायब रहेगा, जो 6 साल का गैप है ना, 2015 से 21 तक, ठीक है, पार्टी के प्रति समर्पित रहे, पार्टी में आपको विभिन्न पद मिलते रहे, आप ड्यूटी देते रहे, लेकिन अगर हम शहर की बात करें, राजनीति की, थानेसर नगर परिषद की बात करें, तो जो गौरव शर्मा पार्षद, जिसे जनवार्ड के लोगों ने अपना पार्षद चुना था, वो पार्षद का कार्यकाल पूरा करने के बाद कहीं गायब हो गया। ठीक डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप एक पत्रकार की भूमिका होती है, और जो क्वेश्चन पूछने का ढंग, जो आपकी भूमिका रही है सदैव, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, आप मतलब कि बड़े अच्छे तरीके से, और आपने क्वेश्चन भी पूछा मुझसे बड़े सही ढंग से, और मैं उसी के तरीके से आपको आंसर देता हूँ। काम जब कोई 2 या 3 साल तो ये हो गया कि कोविड के कारण आप लोगों को हमको गायब रहना पड़ा, ठीक है। दूसरा, उसके बाद जब बहुत बड़ा नेता एक अशोक रोड़ा हमारी पार्टी में है, तो मान सम्मान के लिए आगे वही रहेंगे, उनके पीछे रहेंगे, ठीक है। और जब युवा कांग्रेस होती है और बड़ी कांग्रेस होती है, तो एक पुल का काम करती है। युवा कांग्रेस का मतलब होता है बैक साइड में रह के आपके बड़े सीनियर लीडर को, आपको टीम को जोड़ना, उनको मदद तरीके से करना। 2019 का जो अशोक रोड़ा जी का चुनाव है, बेहतरीन तरीके से सारे 31 वार्ड के जो नगर पार्षद चुनाव लड़ चुके, जो अशोक रोड़ा को सपोर्ट करते हैं, वो अच्छे तरीके से उन्होंने मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को इतनी वोट दिलाई, और हम तो पहले सोच रहे थे कि हम जीत जाएंगे 15-20। तो इन नगर परिषद चुनावों में क्या भूमिका रहेगी? नगर परिषद चुनाव में मैं या मेरे परिवार से कोई भी वार्ड नंबर 1 से चुनाव जरूर लड़ेगा, पहली पार्षद का चुनाव जरूर लड़ेगा। दूसरी बात, मतलब आपने दावेदारी ठोक दिया वार्ड नंबर 1, मुझे लगता है वार्ड नंबर 1 से इस समय शायद पार्षद वहां मौजूद भी नहीं, शायद शहर से दूसरे शहर में उन्होंने कारोबार है उनका। देखो मैंने उनको 5 साल, जब अब
नगर पार्षद रहे, मैंने 5 साल एक बार भी उनका विरोध किसी भी काम के लिए, क्योंकि मैं पॉजिटिव राजनीति करता हूँ, क्योंकि पढ़े लिखे होने के साथ एक पॉजिटिव राजनीति करना जरूरी है, जरूरी आप किसी का, आप अपने काम को गिनो, आप किसी के विरोध को तब गिनो जब आपको कुछ ऐसा लगता कि जिस काम को विरोध करने से किसी का फायदा या नुकसान होता है वो काम नहीं करना चाहिए। मैं पॉजिटिव राजनीति करता हूँ। और मैं तो एक बात, जब मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा वार्ड नंबर 1 में, मैं दिखाऊंगा कि मैंने 2010 से लेके 1.5 साल में ही 1.5 साल में सारी सड़कें, सारी लाइट की सुविधा, और जहाँ पे जैसे सेक्टर में, मैं बता, सेक्टर में जो वाटर पाइप का पानी होता है, ये उसका कहीं 4 इंची होता है, कहीं 2 इंची होता है, सेक्टर में 6 इंची, कुछ जगह ऐसी है जो मैंने 6 इंची वहाँ का अपने वार्ड में वो पाइप भी डाला, क्योंकि काम ऐसे करो आपको जो दिखाई, मतलब ये मानना कहना चाहते हैं कि जब आप पार्षद थे तो आपके कार्यकाल में ऐसे अच्छे से काम हो जिन्हें वार्डवासी याद करते हैं, तो आपकी फिर एक बार मजबूती के साथ आप उस कारों के बल पर आप खड़े होंगे, उस कामों के बल पर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आरटी होती है, कोई भी मेरे उन 5 साल में मेरी आरटी निकाले, जितने भी आज तक मेरे वार्ड में वहाँ पे 4 या 5 पार्षद रहे हैं, उनसे उनके 20 साल और मेरे वो 5 साल एक। तो वार्ड नंबर 1 में आप खुद, मुझे नहीं लगता कि शायद आप लड़ेंगे, धर्मपत्नी या परिवार का कौन सदस्य, किसका नाम आगे लाना चाहते हैं? तो घर में चर्चा तो होती है, जब आप कह रहे हैं कि 1 नंबर वार्ड से लड़ेगा, तो ये भी घर में सलाह तो हो ही चुकी होगी कि कौन लड़ेगा, धर्मपत्नी लड़ेगी, परिवार का कोई और सदस्य लड़ेगा, या देखो कैंडिडेट के ऊपर के भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन है? पहली बात तो अगर अल्फाबेटिकली चलते हैं ना, जैसे 31 वार्ड है यहाँ पे, तो पहले वार्ड होगा जनरल होगा, वार्ड तुम्हारा जनरल रहेगा। कैसे रहेगा कि अब जैसे 50% का डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है, तो वार्ड नंबर 1 31 वार्ड है, तो 1 नंबर वार्ड तो रहेगा आदमी के लिए, मेंस के लिए। अगर पुरुष वार्ड आते तो आप, तो मैं खुद चुनाव लड़ना चाहता हूं, क्योंकि लोकल बॉडी के चुनाव में रहना जरूरी होता है। मतलब कैसे गौरव शर्मा गौरी एक बार फिर से थानेसर की राजनीति में उसी रूप में, जैसे हीरो की कम बैक एंट्री होती है, वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, दोबारा एंट्री जल्दी देखो, अगर बता देता हूँ कि चुनाव जरूर लड़ूंगा, 1 नंबर वार्ड से चुनाव जरूर लड़ेंगे। और रही बात बड़े चुनाव की, वो टाइम बताएगा, और टाइम के अकॉर्डिंग भी जल्द से जल्द आपको बताऊंगा कि कुछ ना कुछ नया करेंगे हम। अगर वो मैं कुछ कर पाया तो मैं बड़े उसमें कूदने का काम भी जरूर करूंगा। मतलब बड़े चुनाव, बड़ा लक्ष्य भी दिमाग में रखकर चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि लक्ष्य है हमारा कि जो नए और पढ़े लिखे इंसान होता है, लक्ष्य उनका दूर तक होता है, लंबा दूर होता है। तो गौरव जी, एक चीज ये, जैसे आपने अभी कांग्रेस की बात की, अशोक जी की बात की, भाजपा की भी बात हुई बीच में, तो एक बड़ा प्रश्न जो है ना कुरुक्षेत्र की राजनीति में अक्सर रहता है कि कुरुक्षेत्र में 2 नेता बड़े लंबे समय से एक राजनीति का, ये कह सकते हैं कि पूरा मजबूत नेता, कद्दावर नेता माने जाते हैं, चाहे वो भाजपा के सुभाष सुधा जी हो या कांग्रेस के अशोक जी हो। ये 2 ऐसे नाम हैं जो दशकों से कुरुक्षेत्र की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में बहुत मतलब गौरवान्वित महसूस कराते हैं अपनी बिरादरी को, अपनी पार्टी को। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इन 2 नाम के अलावा ये 2 जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, आने वाले समय में इन दोनों का विकल्प कुरुक्षेत्र में कौन से युवा चेहरे हो सकते हैं? क्योंकि आने वाले वक्त बदलने के साथ कभी ना कभी तो लोगों को रिटायर भी होना है। तो ऐसे में आपकी नजरों में जो जितने युवा इस समय राजनीति, कुरुक्षेत्र की राजनीति के मैदान में नजर आ रहे हैं, ऐसे कौन से युवा है जिन्हें आप मानते हैं कि कुरुक्षेत्र की राजनीति में आने वाले दिनों में नगर परिषद के चेयरमैन भी बन सकते हैं, एमएलए भी बन सकते हैं? क्योंकि कुरुक्षेत्र का इतिहास रहा है कि इन 2 नामों से पहले आज तक जितने भी सांसद है, विधायक है, बाहर से आते थे, कोई भी उठा लो आप, बचपन से हम देखते हैं। जब से ये दोनों आए तो लोगों को एक इस बात की तो तसल्ली है कि भले ही अशोक अरोड़ा हो या सुभाष सुधा हो, दोनों शहर के तो हैं, जहां लोग आराम से अपनी समस्या उनके घर पर जाके पहुंच सकते हैं और वो उनके साथ खड़े भी होते हैं। तो ऐसे में इनके अलावा विकल्प कौन सा है? आप, क्योंकि आप भी राजनीति में है, युवा भी है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत सही सवाल है। 2 लोग हैं और दोनों चाहे वो विपक्ष की पार्टी है, लेकिन आप ये जाने कि 20 साल से 15 साल से नगर परिषद के चेयरमैन रहे, 2 बार से यहाँ से एमएलए रहे। अशोक अरोड़ा जी 15 साल से इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रहे, बड़ी जिम्मेवारी मिली, और काफी पद पे रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, नौकरियों के मुताबिक बहुत अच्छा काम किया अशोक अरोड़ा जी ने। और अगर अब की भी सरकार आती, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती तो उप मुख्यमंत्री जरूर बनते, जैसे कि हमारे मैन्युफैक्चर में लिखा हुआ था कि हरियाणा से 4 उप मुख्यमंत्री बने, तब भी अशोक अरोड़ा जी बनते। तो कुछ लोगों का सवाल होता था जब अशोक अरोड़ा जी पार्टी में कि अब आपका क्या हुआ। देखो, ये टाइम का ऑर्डर, राजनीति में कभी भी इंसान को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कुछ बड़े नेता थे यहाँ पे जो राजनीति के चक्कर में जल्दबाजी करके वो कहाँ पे, ठीक है। और रही बात आपने बहुत सही पूछी कि इनके बाद कौन, इनके बाद 5-7 लोग हैं जो युवा पढ़े लिखे, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं।
मैं अपनी पार्टी के बारे में बताऊंगा क्योंकि आप शहर के भी हैं ना, बिल्कुल। युवा तो हैं, ये कांग्रेस से भी जुड़े हैं, कांग्रेस के कौन से चेहरे हो सकते हैं और दूसरी पार्टी को एक शहरदारी के नाते, क्योंकि हम एक वोटर भी हैं, शहरवासी भी हैं, शहर के जागरूक नागरिक भी हैं, शहर की समझ में रखते हैं, कौन से चेहरे हैं जो हमें लगता है कि इन दो लोगों का विकल्प बन सकते हैं आने वाले दिनों में, ताकि वो भी उसी सोच के साथ, उसी दूरदृष्टता के साथ राजनीति में अपने कदम मजबूत करें। देखिए, जो मैं जिनको जो देख रहा हूँ और जो आप सभी को मालूम है, जैसे जलेश शर्मा है जी, विकल्प हो सकता है जी, नरेंद्र शर्मा निंदी विकल्प हो सकता जी, है, अमित गर्ग शेंकी मेरा छोटा भाई है जी, विकल्प हो सकता है, अशोक शर्मा पहलवान एक विकल्प हो सकता जी। है, रूप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रूबल शर्मा जी। विकल्प हो सकता है, जी, और उसका छोटा भैया उसकी धर्म पत्नी है, विकल्प हो सकता है। लेकिन इनमें कहीं ना कहीं भी मैं इनसे 21 हूँ, मैं इनसे 20 हूँ, जिनका भी मैंने नाम लिया जी। मैं इनसे 21 रहूंगा। किसी भी कोई भी छोटा चुनाव या बड़ा चुनाव, जो मेरा मानना है, हर आदमी को अपने राजनीतिक जी, के बारे में पता सभी को है। बैकग्राउंड अपना पता है, मेरे अंदर क्या है, मैं मेरी पहुंच कहाँ तक है। ये तो- जितने भी लोगों का मैंने आपको नाम लिया कि मैं इनसे 21 रहूंगा, चाहे गांव की बात हो चाहे शहर की बात हो, मैं बता रहा हूँ। जी, 21 रहे, मतलब कि लेकिन ये चेहरे ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में आप देखोगे इनकी मजबूती से ये सभी लोग टिकट मांगते हैं। विवेक मेहता जी है जैसे, वो टिकट मांगते हैं, जी। सतीश गर्ग जी है, वो टिकट मांगते जी। हैं। तो कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, सारे मतलब कि स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, अपने वार्ड का चुनाव तो ये जीतेंगे। जी, जी। मैं बता रहा हूँ, जिनका नाम अभी तक मैंने जी, आपके जी। आगे लिए, ये अपने वार्ड का चुनाव तो जीतेंगे, लेकिन जो कैंडिडेट आया कांग्रेस पार्टी जी। का, उसको मजबूती से जिताने का काम भी ये लोग जरूर करेंगे। कांग्रेस जैसे नगर परिषद की बात कर रहे हैं, तो नगर परिषद में जैसे आपने खुद तो अपनी दावेदारी ठोक दी कि अगर महिला होगी तो मेरे परिवार का सदस्य तो जरूर लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा। पुरुष होगा तो मैं खुद लड़ूंगा, महिला होगी तो कोई भी महिला घर के सदस्य लड़ेगी, आपका वार्ड 1 नंबर। अब अगर बात थानेसर नगर परिषद की करें तो थानेसर नगर परिषद में आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी का मजबूत चेहरा कौन हो सकता है? कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे चेहरे हैं। नहीं, दावेदार तो बहुत है, लेकिन वो सभी दावेदारों की एक बात है कि पार्टी टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक कह रहे हो आप बिल्कुल। पार्टी का जो मजबूत चेहरा हो सकता है जलेश शर्मा जी। पार्टी का मजबूत चेहरा, बहुत टाइम से टिकट मांग रहे जी। हैं। शरीफ आदमी है, जी, बहुत टाइम से कांग्रेस पार्टी के साथ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन भी रह इम्प्रूवमेंट चुके ट्रस्ट के चेयरमैन रहे हैं, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे जी। हैं, नगर पार्षद रहे हैं, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन रहे हैं। एक नरेंद्र शर्मा निंदी, जी, तो वो भी 3-4 बार पार्षद 3-4 रह बार चुके हैं। पार्षद रहे हैं। वैसा पार्षद शायद ही तहसील के किसी भी एरिया में मिला हो। जी। नरेंद्र शर्मा जी जैसा कोई पार्षद आज तक रहा नहीं है, जो क्योंकि उनको मालूम है कि लोगों के से कैसे लोगों के काम कराए काम जाते हैं, प्यार से भी काम कराते हैं, उससे उनको पता है कि नगर पार्षद। और सही बात यह है कि जब वो नगर पार्षद थे, वो मनु जैन जी, मैं इनको देख के बच्चा हुआ करता था, मैं इनको देख के कि मुझे भी नगर पार्षद बनना है। काफी ये मतलब आपके रोल मॉडल कह सकते हैं। नरेंद्र शर्मा निंदी जी और मनु जैन जी, मैं ये मेरे रोल मॉडल रहे हैं राजनीति नगर पार्षद के। काम कैसे कराना है, काम कैसे जनता कराना की है। समस्या का समाधान कैसे और करना है। नरेंद्र शर्मा निंदी जी वो इंसान है कि उन्होंने मेरी चुनाव में जब मदद की, मैं उनके कारण नगर पार्षद बना हूँ। जी। और राजनीति में चाहे किसी मर्जी पार्टी का सदस्य रहा कोई, चाहे वो लोकदल में थे, मैं कांग्रेस में था, मान सम्मान उनका कभी कम नहीं होगा, मान तो वैसा ही रहेगा। और अब हम एक ही पार्टी में। जी। और भाजपा की ओर से आपको क्या लगता है कि कौन कौन मजबूत दावेदार हो सकते हैं, किसे टिकट मिल सकती है? क्योंकि विपक्षियों की निगाह हमेशा सत्ता दल पर रहती है कि जैसे आपने कहा कि तो भाजपा का उम्मीदवार के हिसाब से हम अपना उम्मीदवार तय करेंगे या देखेंगे कौन उतरेगा। ऐसी ये तो थी पार्षद का, जैसे आपने कहा, ऐसी चेयरमैन में भी रहेगा कि भाजपा का चेयरमैन का कैंडिडेट कौन होता है, उस हिसाब से कांग्रेस भी शायद अपना कैंडिडेट बदल देखिए, सकती जो है। चेयरमैन का कैंडिडेट आ रहा है यहाँ पे, तो महिला के लिए आरक्षित होगी। महिला सीट आरक्षित हो चुकी है। महिला आरक्षित हुई है तो उमा सुधा जी होंगी, जी। हो सकती हैं। जी। या रूबल शर्मा जी की वाइफ डीडी शर्मा जी की, डीडी शर्मा जी पुत्रवधू, ट्विंकल शर्मा जी की वाइफ का नाम आ रहा है, नेहा शर्मा। एक खुंगर मैडम है, रेणु खुंगर, जी, खुंगर जी। जी हैं, क्योंकि हर वार्ड में इनके पोस्टर लगे हुए जी। हैं या कुछ भी है, फिर उनसे चर्चा मतलब भी 3 हुई। दावेदार भाजपा की तरफ से भी है, 3 और कांग्रेस की तरफ से जलेश शर्मा जी हैं, नरेंद्र शर्मा जी है, हैं, अमित गर्ग शेंकी है, अशोक शर्मा जी, है। 5-6 दावेदार कांग्रेस की कांग्रेस तरफ तरफ से से भी भी हैं। है। तो इनमें आप जैसे बता रहे हैं कि जलेश शर्मा मुख्य रूप से दावेदार हो सकते हैं। जलेश शर्मा, नरेंद्र शर्मा निंदी ये जी, दो। और मैं 4 कैंडिडेट हमारे पास जो अच्छे जी, जी, तरीके जी, से जी। बनते हैं। नरेंद्र शर्मा निंदी, जलेश शर्मा, नरेंद्र शर्मा निंदी जी, अशोक शर्मा, अमित गर्ग अमित शेंकी, गर्ग। मेरा छोटा भाई यार, जी। और अच्छा काम कर रहे हैं जी। अभी, और अपना अशोक शर्मा जी, ये मुख्य तौर से पार्टी नगर के- परिषद चुनाव आपके हिसाब से कब तक मानते हैं? क्योंकि सभी की अपनी अपनी राय है, कोई दिसंबर में कह रहा था, कोई फरवरी में कह रहा है, कोई मई में कह रहा है। मेरे हिसाब से आपका अनुभव अप्रैल क्या में है? चुनाव होंगे, मार्च या अप्रैल। अप्रैल के बाद, जब भी यूपी के चुनाव हो जाएंगे, जी। 5 के चुनाव मतलब इन होंगे। 5 राज्यों के चुनावों के बाद हम मान सकते हैं कि नगर परिषद के चुनाव होंगे। बिल्कुल, हाँ, उसके बाद चुनाव होंगे। धन्यवाद हमारे से बात करने के धन्यवाद लिए। सर। तो ये थे हमारे साथ गौरव शर्मा गौरी जी, जिन्होंने राय अपनी कांग्रेस पार्टी के बारे में, युवा कांग्रेस पार्टी के बारे में बताया और स्पष्ट रूप से ये घोषणा भी कर दी
कि एक बार फिर से ये थानेसर नगर परिषद की राजनीति में वार्ड नंबर 1 से पार्षद पद के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे। अगर पार्षद पुरुष वर्ग आरक्षित होता है इनका वार्ड, 1 नंबर वार्ड से ये खुद चुनाव में लड़ेंगे। अगर महिला वार्ड आता है तो इनके परिवार से कोई ना कोई और सदस्य उतरेगा। तो गौरव शर्मा जी, गौरी जी से आज बात करके हमें काफी राजनीति के बारे में और भी अच्छी चर्चा होगी, जिससे ये क्लियर हो गया कि कांग्रेस के दावेदार कौन है, भाजपा के दावेदार कौन है। आने वाले दिनों में कौन से युवा कुरुक्षेत्र शहर की, कुरुक्षेत्र थानेसर विधानसभा की राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। धन्यवाद।